युवा ही ना बोलेगा, गाली हम ही लोग को सुनना पड़ता है। नेता क्या, नेता तो बैठे हुए अपने कुर्सी पर सियासत बैठे हुए हैं, उनका कॉलेज से पूछा जाए ना, हम PhD पास है, और मंत्री जी का पूछा जाए कितना पढ़े। 30 साल में कोई अगर मंत्री बन जाए और तो उसको हम लोग कहते हैं युवा नेता। यहाँ जो इतना युवा धक्का खा रहा है उसका कोई ओकर जवानी के कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। ये दूसरे ये है हमारे राजपूत है, ये यादव जी है, ये पंडित जी है, ब्राह्मण है, ये ST बस नेता को तो इसी से मतलब है ना। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम करके बांटा, नेता आप जाति के नाम पर बांट रहे हैं हम लोगों के। आप फलाने जात से आप अपना नेता चुनिए, आप खिलाड़ी जैसे आप नेता, तो विकास कैसे होगा। लेकिन भैया अभी जो है जो युवा पढ़ लिख लिया, 10वां पास कर गया, B.Tech पास कर गया, B.Tech करके देखिए कि बिहार में से बाहर जाता है बच्चा लोग, B.Tech करता है, फिर B.Tech पढ़ के नौकरी नहीं मिल रहा, फिर बिहार में आके बैठ जाता है, यहाँ आके फिर बेचारा तैयारी करता है, कोची तब बैंक PO के, तब बैंक क्लर्क के तैयारी करता है। बिहार में सबसे पहले मूलभूत यहाँ रोजी रोटी के लिए उद्योग धंधा की जरूरत है, तभी संभव हो सकता है बेरोजगारी। क्योंकि 10,000 या 20,000 नौकरी देने से सरकारी यहाँ का बेरोजगारी का समस्या हल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि सरकारी नौकरी ही हल नहीं हो सकता है। दीदी बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है कि कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है? कहाँ रोजगार मिल रहा है जी? मैंने अभी नारा दिया गया है कि बिहार में रोजगार का बहार आ गया है। कहाँ बाहर आ गए हैं? सरकार के जो समर्थक हैं उन लोग बाहर आ गए हो, हमरा तो नहीं आया है बाहर। सही बात है, जेकर घरे बाहर आया होगा वो जान रहा होगा। नहीं हाँ तो वही जान रहा है, हम तब थोड़ी जाने। अच्छा, अभी जो है नौकरी लगा है, 1.25 लाख लोगों का नौकरी लगा है। आप लोग के क्षेत्र में ऐसे बाहर आया है कि नहीं? जी नहीं आया। आप लोग के क्षेत्र में बाहर नहीं आया? नहीं। अच्छा देखिए कि बिहार में नौकरी लगने का क्या लगता है दीदी कि जो लोग बच्चा लोग पढ़ रहे हैं उन लोग का कितना % का नौकरी लग रहा है? कोई के नहीं लग रहा है। खुद मेरे पति हेल्पर में काम करते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। हाँ। जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आप जो है सिर्फ सरकारी नौकरी दे के लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं ना। आपके अगर हम लोग नौकरी का अगर बात करते हैं तो एक जो आदमी जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप, एक जो मैंने BPSC किए हुए हैं या जो मतलब PhD किए हुए हैं, हर वर्ग के लिए हम लोग ऐसा अवसर प्रदान करना पड़ेगा कि वो लोग सब जो है कुछ ना कुछ काम में लगा रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अभी वैकेंसी टीचर लोग का निकला है, जो जितने टीचर हैं किसी को अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। अब प्रूफ दैट अब जाके जाइए, पीछे स्कूल है, नहीं सब लोग तो ऐसा नहीं होगा। बात सुनिए, बिहार में तो बेरोजगारी है ही, लेकिन इसमें क्या चाहिए? सबसे पहले मजदूर क्लास के लिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो जॉब मिल जाएगा, पढ़ने लिखने में तेज हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर क्लास के लिए क्या चाहिए? उद्योग चाहिए, कंपनियां चाहिए। अगर बिहार में हमारी कंपनियां बैठ जाएंगी तो हमारे बिहार के बाहर के स्टेट वाले लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं बिहार के बिहारी लोग, उनको भोजन का व्यवस्था होता है। बिहार का बिहारी एगो सीना ठोक के अगर ये बात कर रहा है तो जरूर इस बात में बहुत बिहार में रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे चाहिए? तो कंपनियां चाहिए। कंपनियां आएंगी तो बेरोजगारी अपने आप खत्म होगा, लूट दंगा फसाद भी खत्म होगा। कंपनी आएगा भैया तो खाली एगो मजदूरे को थोड़ी फायदा होगा भैया। यहाँ जो सरकार जो है उसको भी तो अर्थव्यवस्था, आम जन को भी फायदा होगा ना, आने से फायदा होगा। सबसे मेन चीज है पलायन रोकना। सबसे आधार मुख्य बात जो है यहाँ से पलायन रोकना। जो हमारे लोग यहाँ से जाके मजदूरी दूसरे राज्य में कर रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है यहाँ पे तो हम बाहर क्यों जाएंगे? बहुत सी फैक्ट्रियां यहाँ पे है, बगल में ही मरहौरा चीनी मिल को देख लीजिए आप, वहाँ लगभग 500 लोगों की ज़रूरत पड़ती अगर वो चालू हो जाता। लेकिन सरकार की वहाँ कोई मनोवृत्ति नहीं है कि उसे शुरू किया जाए। अच्छा कि पहले कोई जानता था कोटा का नाम, कोई जानता था? अब देखिए कि भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन अब कोटा बना हुआ। हम नौजवानों की स्थिति बता दे रहे हैं कि नौकरी ना चाकरी, बढ़ल बेरोजगारी, दुलरुआ बबुआ बेचेले तरकारी। आप देख लीजिए कि यहाँ नौजवान लोग सिर्फ सब्जी बेचता होगा या ऑटो चला रहा है। आप बहुत संख्या में देख सकते हैं कि नौजवान लोग ऑटो पे आ गया है। भैया जानते हैं वो ट्रेंड निकला है कि आप B.Tech पास चाय वाला, तो डॉक्टरी फेल गोलगप्पा वाला। अरे भैया ये तो क्या करेगा नौजवान, क्या करेगा? अगर हम गरीब हैं, हमारे पास 5 लाख रुपया घूस देकर नौकरी का नहीं है तो हम टेम्पो ही चलाएंगे ना, हम चाहे ही बेचेंगे ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा तारीफ है कि मेरा बुराई? नहीं, ये तारीफ ना बुराई कुछ दोनों नहीं है। इसमें जो है ना हम लोग का जो सत्य है, जो हम लोग कह रहे हैं, जो सामने हम लोग को दिख रहा है वही चीज को हम लोग बता रहे हैं। मान लिया जाए कि अगर हम लोग जो है अगर पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर रोजगार प्राप्त करने में जो है असफल हो जाते हैं तो इसमें हमारा गलती है, सरकार का गलती जो हमारे लिए रोजगार नहीं दे पाया, या समाज का गलती? नहीं, सफल होते हैं, ऐसा बात नहीं, सफल नहीं हो जाते हैं, सफल होते हैं। हम लोग उतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। दूसरे स्टेट में पढ़कर वहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं। बिहार में पढ़ाई क्या है? कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। जितना कॉलेज है, जितना स्कूल है, पढ़ाई हो नहीं रहा है। अब देखिए कि हम लोग जब भी रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के संबंध में हम लोग बात करते हैं कि जो समाज का हर एक व्यक्ति है उसको भी रोजगार मिले। और अभी गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से एक नारा बुलंद किया गया है कि बिहार में रोजगार की बहार है। आप क्या क्या अवसर देखते हैं बिहार में रोजगार का? देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी रोजगार को लेकर के अभी कुछ मुहिम चल रही है, हालांकि जो बिहार सरकार चला रही है, लेकिन ये फुलफिल नहीं है। और ये धरातल पर कहाँ तक यह 100% सक्सेसफुल होता है, ये अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, अभी बिहार में 1.25 लाख शिक्षक जो है नियुक्त किए गए हैं, तो उसको लेके भी लोग कह रहे हैं कि एक शुरुआत तो कम से कम पॉजिटिव हुई है। इसके संबंध में क्या कहिएगा? जी, शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि इसमें जो 60% बहाली बिहार के बाहर वालों का हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है कि बिहार के बाहर वालों का यहाँ बहाली हो रहा है और बिहार के बच्चे बाहर जाकर काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। तो इसको रोक लगाना चाहिए बिहार सरकार को। अच्छा, आप लोग जब आप लोग भी कुछ का तैयारी कर रही होंगे क्योंकि अभी कोचिंग से आप लोग का छुट्टी हुआ है ना, तो आप लोग रोजगार का कितना अवसर देख रही हैं अभी, सरकारी या प्राइवेट, कितना रोजगार देख रही हैं? हर सेक्टर में देख रहे हैं रोजगार, लेकिन हम लोग का क्या है कि अभी बहुत सारे इधर उधर जगह से बच्चे आते हैं और तैयारी कर रहे हैं बार बार। कभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट, कभी कभी मतलब पेपर ही लीक हो जा रहा है। बात ये हो रहा है कि बिहार में बात तो सही है कि इधर शिक्षा को लेके काफ़ी काम किया गया है, इधर राज्य में शिक्षा को लेके काफ़ी काम किया गया है, लेकिन क्या लगता है कि सच में ये जो अभी शिक्षा पे भी काम किया गया, ऊपर से नौकरी भी दी गई, तो क्या लग रहा है कि सही में जो आरजेडी दावा कर रही है वो सच है? देखिए, अभी तक सरकारें बहुत सारी आई और गई, ठीक है, लेकिन इस जगह पूरे समाज के लोग लगभग खड़े हैं और बैठे हुए भी लोग हैं। इन सभी से दिल से पूछिएगा कि क्या शिक्षा पर सच में काम किया गया है बिहार में? सभी लोग यही कहेंगे कि नहीं। और हम जानते हैं, हमारा ये अनुभव, पर्सनल अनुभव है कि अभी तक शिक्षा पर काम नहीं किया गया है, जिसका वजह है कि बिहार से युवाओं का पलायन बिहार के बाहर हो रहा है। पलायन का सबसे बड़ा वजह सरकार है और बिहार सरकार में पिछले 10-20 दशकों से जो आ रहा है, क्या अभी तक सरकार नहीं थी? आज लालू या नीतीश की बात हो रही है, कल को बीजेपी की बात होगी, किसी भी सरकार की। प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, कल को उसी में आ जाएंगे वो भी। तो कहने का मतलब है शिक्षा पर काम कहाँ कोई कर रहा है? हम लोग तो PhD करके हमको प्रोफेसर का जगह नहीं दिया गया, बेरोजगार होकर के अपाहिज इंसान है और समाज का सेवा कर रहे हैं, अपना जेब से लगा करके उनसे चंदा लेकर के सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार समाज सेवियों को भी सहयोग नहीं दे रही है। कि विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा था कि ये जो शिक्षक भर्ती हुआ है इसमें बहुत गड़बड़ी हुआ है। इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है कि हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं और बीजेपी जो है वो तलवार बांटने का काम करती है। तो तेजस्वी यादव बहुत अच्छा किए हैं, जो बोले हैं वो कर रहे हैं। जितना मतलब बहाली किए हैं शिक्षक के वो अच्छे किए हैं और जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, इस बयान का क्या मतलब है कि हम कलम बांट रहे हैं और बीजेपी तलवार बांट रही है? इसका क्या मतलब, आपको क्या दिखता है? सही में तलवार बांट रही है और वो सिर्फ जय श्री राम कह के वो अपने को सत्ता में रखना चाहती है और कुछ नहीं करती है, सिर्फ उसको जय श्री राम और तलवार बांटने का काम करता है। जय श्री राम और तलवार को एक साथ क्यों बोल रहे हैं? पहले इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी हिंदू समाज में पहले माता का नाम आता है, पहले सीता जी का नाम हम लोग के मिथिला में बोला जाता है, उसके बाद हम लोग राम जी का नाम लेते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ जय श्री राम करते हैं, कभी भी पहले माता का नाम होता है तब पिता का नाम। श्री तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है, सीता जी को, श्री तो शक्ति का ही स्वरूप को कहा जाता है। स्वरूप सही बात है, शक्ति का स्वरूप होता है, लेकिन कभी भी माता के साथ संबोधित किया जाता है। हम तो खैर देखिए, अब श्री में और श्रीमती में नहीं उलझेंगे। हमारा जो है, हमारा आज का यही, हमारा पूछने का यही तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं कलम और तलवार जो होती है वो दोनों लड़ने के काम आती है ना, दोनों लड़ने के काम आती है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। कहा जाता है कि जहाँ तलवार काम नहीं आता है वहाँ पे कलम काम आता है ना, ये कहा जाता है। तो तलवार और कलम को एक साथ तेजस्वी यादव क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तलवार और कलम को इसलिए एक साथ कर रहे हैं कि कलम जो है शांति का प्रतीक है और तलवार जो है वो जंग लड़ने का काम करता है, वो बॉर्डर पे जरूरी है। यहाँ पे राजनीतिक में और यहाँ लोकल जिंदगी में तलवार का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अच्छा, बिहार में देखिए कि अभी वैसे भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है ना, बेरोजगार लोग हैं और बात सही है कि बेरोजगार सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, अलग अलग साधन भी लोग खोज रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी लोगों का सरकारी नौकरी हुआ है
उस पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि इसको जो है नौकरी देने में गड़बड़ी किया गया है। सुशील मोदी इतना लंबा चौड़ा पूरा डाटा एकदम भेजे हैं कि इसमें ये गड़बड़ी है, मात्र 37,000 युवा को नौकरी दिया गया है, बाकी सबका नौकरी जो है फर्जी है। नहीं, सुशील कुमार मोदी का केवल काम है विपक्ष को उसको खोजना, उसको कुछ करना है नहीं। वो कुछ ना नीतीश कुमार के साथ थे, उनको करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किए। वो तेजस्वी यादव आए हैं और उन्होंने वादा किया कि हम इतना नौकरी देंगे, और वो हर विभाग में पूरा कर रहे हैं। समय तो लगेगा करने में, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, क्योंकि वह जो वादा किए तेजस्वी यादव उसको पूरा कर रहे हैं। ये तलवार वाला क्या मामला है कि हम कलम बांटते हैं और बीजेपी? ये बीजेपी को कहना है कि तलवार से वार करना है बिहार सरकार में। ये बीजेपी ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर दे, ये बीजेपी वाले चाहता है और वो करवा देगा। बीजेपी वाले का मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए तेजस्वी यादव ऐसा बोले हैं ना। तेजस्वी यादव नहीं बोले हैं, सुशील कुमार मोदी का रिपोर्ट है। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कलम बांटते हैं और बीजेपी तलवार बांटती है। तेजस्वी इसलिए बोले हैं कि हम कलम धरा रहे हैं, आप लोग सुधर जाइए, ठीक है। लेकिन बीजेपी वाला कहा कि नहीं, तलवार लीजिए, काट दीजिए लोगों को। बीजेपी का ऐसा स्टेटमेंट आया है? आया है, सुशील मोदी का बयान था उस दिन पटना का, भाभी जी आप देख सकते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ बयान नहीं आता। नेता लोग इतना बेवकूफ नहीं है, बयान दे देता है। बीजेपी जो ऐसा है ना, मम बीजेपी बुलाया हुआ है, उसके पास में कोई मुद्दे नहीं। 2024 में चुनाव हार रहा है, 2024 चुनाव बुरी तरह से हार रहा है। नहीं है, मान लिया कि ये इसी जगह तेजस्वी यादव जो वादा किए, अगर वादा खिलाफी हो जाते नौकरी तो उनका मुद्दा बनता। आइए ना भैया, आगे आइए थोड़ा, आप लोग पीछे रह सकते हैं। वो मुद्दा उनको बन जाता, लेकिन मुद्दा तो उनके पास में कुछ है नहीं। जनाधार एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करा के और सिर्फ इस चीज से बवाल करना चाहती है और कुछ नहीं। अरे कलम, तेजस्वी जी कितना अच्छा काम, कलम दीजिए, पढ़े लिखे आदमी आगे बढ़े। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि अचानक से इनको कलम याद आ गया है तो कलम बोल रहे हैं, पहले से कहाँ नौकरी दी, अब चुनाव आ रहा है तो जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी। पहले थे कहाँ, पहले थे कहाँ? नहीं, अभी इसी कार्यकाल की बात नहीं, इसी कार्यकाल में पहले अब आए हैं ना तेजस्वी, तो अब तो दे रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या चाहिए, अब काम लीजिए, एंजॉय। नीतीश कुमार पे उंगली उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं दिए, तेजस्वी आए तब। बीजेपी के साथ जब सत्ता में थे तो बीजेपी नहीं दिया काम, अब तेजस्वी जी आए हैं तो तेजस्वी जी काम दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हैं बिहार में, वो ये भी कह रहे हैं कि जब नौकरी मिलता है तब भी दिक्कत होता है, नहीं मिलता है तब भी दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ पे अच्छी है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। जो पहले से जो चीज़ें, एक नियम जो बना हुआ था, उन नियम को ताक पे रख दिया गया और पहले इसका अच्छा से जाँच हो, उसके बाद लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। देखिए, जांच का विषय तो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रक्रिया चली है बहुत पारदर्शिता से चली है और मैं भी इसके तहत नियुक्त हुई हूँ 9-10 के लिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला प्रमोशन के थ्रू, चाहे एग्ज़ाम ही एक देना पड़ा तो, लेकिन मुझे खुशी हुई है। लेकिन अब यह है कि मैं तो 9-10 में चली जाऊंगी तो फिर 6 to 8 का सीट जो वैकेंट हो जाएगा, फिर वो बच्चे उससे प्रभावित तो ज़रूर होने वाले हैं। तो इन सब बातों को तो ध्यान में रखना चाहिए था सरकार को। और अभी फ़िलहाल फिर से बीपीएससी की बहाली आने वाली है, तो शायद ये सीट पे अगला कोई शिक्षक बहाल होके आए, नहीं तो 9-10 में तो शिक्षक आ जाएंगे, लेकिन 6 to 8 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि पहले भी 6 to 8 में मात्र मैं एक ही टीचर थी। तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति बोला जा सकता है स्कूल की, कि एक टीचर पे 400 बच्चा रहता है। हम लोग को बहुत कम संसाधन में स्कूल देखना पड़ता है। तो बिहार के सरकारी स्कूल की जो है सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे जो है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है कि स्कूल जो है उसमें बहुत सारे अभी भी बच्चे जो है बोड़ा पे बैठते हैं ना, उनके पास बेंच नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी जो है एक शिक्षक बहाली वाली प्रक्रिया आई है, उसमें जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत सारे पद जो है वो खाली हो जाएंगे और बहुत सारे नियुक्त हुए हैं। तो खैर लोगों को नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो सबसे पहले नौकरी को ही देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रक्रिया जो फॉलो की गई है वो कितना सही है, या विपक्ष कह रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसका पहले जांच हो उसके बाद नियुक्ति पत्र मिले, इसमें कितनी सच्चाई है?
मैडम, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हड़बड़ का काम शैतान का। ये बात पुराने ज़माने से लोकोक्ति चली आ रही है। और ऐसा क्या बिहार में हो गया कि इतना युद्ध स्तर पे आनन फानन में जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे उनका ये रद्द करके, छुट्टी रद्द करके उन्हें मतलब दशहरा जैसा पर्व जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है उसमें भी उन लोगों को छुट्टी नहीं मिली। इवन के जो पास किए हैं जो अभ्यर्थी वो भी अपने घर नहीं गए, वो इस फेस्टिवल में भी वो जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इतनी अफरा तफरी क्यों मची? ऐसा तो नहीं था कि हमारा जैसे तो तब होता था जब कोई दूसरे देशों से युद्ध छिड़ता था, और ऐसे में है कि जो आर्मी के जो जवान होते थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाती थी और आनंद फानन में उन लोगों को फिर वहाँ सीमा पे बुला दिया जाता था कि भाई देश खतरे में है। तो हमको तो नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग ये खतरे में पड़ा हुआ था और इतनी आनंद फानन में नियुक्ति की और इतनी अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत थी। दूसरी बात है कि वो जो डिसीजन जो शिक्षा विभाग ले रहा था, रोज एक पत्र जारी हो रहा था जो वो खुद निकाल रहे थे, अगले ही वो अपने ही आदेश को फिर वो खंडन करके कुछ नया आदेश निकाल रहे थे, फिर उसके ऊपर एक पत्र निकल रहा था। तो आखिर शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है। रही बात पारदर्शिता की, तो हम इससे सहमत नहीं हैं कि इसमें पारदर्शिता बरती गई है। इसमें बहुत ज़्यादा उठा पटक हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें जो ओल झोल है, और विपक्ष ऐसे ही नहीं किसी बात को कह रही है। कुछ बार बार जांच की मांग कर रहा है। पहले जांच कर लीजिए उसके बाद बांट दीजिए। नहीं, इसमें बहुत टैलेंटेड लोग भी आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ इधर उधर भी हुआ है, इसमें भी कोई राय नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब नौकरी लगता है ना, हम लोग के घर में भी जब किसी को नौकरी लगता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे बाप रे इसका कैसे नौकरी लग गया, ये कहीं पढ़ लिया है ना। और जिसका नौकरी नहीं लगता है बोलते बाप रे इतना पढ़ता था, इसका कैसे नौकरी नहीं लगा। तो क्या लगता है कि गड़बड़ी सही में हुई है क्या? सच में इसको जो है और बेहतर तरीके से किया जा सकता था? बताइए कीर्ति जी। मैम देखिए, गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये तो जांच का विषय है। ठीक है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। हम प्रथम दृष्टया में ये नहीं कह सकते कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है। जो मैम ने बोला ना, अपनी चीज़ों को खारिज करना, फिर से नई चीज़ को लाना, सुबह कुछ बोलना, शाम को कुछ और बोलना, और बिल्कुल आनंद फानंद, तो ये अजीब सी स्थिति है। आप लोग भी तो अखबार ही और न्यूज़ चैनल देखते रहते हो कि कुछ नया आदेश आया कि नहीं, नया आदेश आया। हाँ बिल्कुल वही बात है। सुबह बोल रहे हैं ऐसा करेंगे, पहले हुआ कि नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर नेगेटिव मार्किंग हट गई। नेगेटिव मार्किंग का माइंडसेट कुछ और होगा, एग्जाम देने जा रहे हैं माइंडसेट कुछ और है, सिलेबस का माइंडसेट अलग हुआ, प्रेशराइजेशन अलग है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो जिसको जो आंसर में थोड़ा सा शक है वो भी उसको देने से नहीं अडॉप्ट करेगा ना, वो ऑप्ट ही नहीं करेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि मैंने जो सही भी बनाया है ना वो भी नंबर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले थे, और इसमें वही वाली स्थिति हमको लग रही है कि सरकार को नियम खुद ही पता नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इतने लेटर बाय लेटर निकल रहे हैं, हम लोग एक छोटा सा आवेदन लिखते हैं तो पूछ के लिखते हैं, सर ये देख लीजिए, तो कहीं क्रॉस चेक द लेटर। आप सरकार के लेवल पे लेटर निकाल रहे हैं और आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको उसको खंडित करना पड़ रहा है, दूसरा चीज निकालना